हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर ओम, जो कि अपनी पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आप सबको नहीं पता होगा कि पीएचडी के बाद भी एक पढ़ाई होती है, पोस्ट डॉक्टरशिप, जो कि डॉक्टर ओम जो है कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं है कि इसके अंदर क्या होता है, बट अभी यही सारी नॉलेज जो है हम लोग डॉक्टर ओम से लेने वाले हैं। एंड एज एन करियर ऑप्शन आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी भी इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो हो सकता है कि आप भी आने वाले दिनों में एज एन करियर ऑप्शन इस चीज़ को रख पाएंगे। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया एंड आप आए हमारे चैनल पे ताकि बच्चे कुछ सीख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो डॉक्टर ओम, सबसे पहले तो एक छोटी सी डाउट जो हर किसी बच्चे की होगी जो पढ़ाई कर, ये पीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ तक भी काफ़ी कम बच्चों को पता होता है पीएचडी के बारे में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इनवाइट किया इस स्टूडियो में। बेसिकली ये पीएचडी एक यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट एजुकेशन होता है, हाईएस्ट डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया। ये पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हम बोलते हैं। पीएचडी करने के बाद बेसिकली लोग टीचिंग में जाते हैं, या वो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, किसी आईआईटीज में जा सकते हैं, किसी एनआईटीज में जा सकते हैं। ये हमारे पास एक करियर ऑप्शंस होता है जो एकेडमिक्स लाइन को सेलेक्ट करना चाहता है, उनके लिए बेसिकली ये पीएचडी वो कर सकते हैं। और आप तो पीएचडी के बाद भी पढ़ रहे हो? हाँ। इसको क्या बोलते हैं जो अभी आप पढ़ रहे हो? अभी जो मैं कर रहा हूँ, बेसिकली आई एम डॉक्टर ओम कुमार, आई एम पोस्ट डॉक्टरल फेलो एट दिल्ली स्कूल ऑफ क्लाइमेट चेंज, Institution of Eminence, University of Delhi. Basically, currently I am working on the Himalayan glaciers. How the climate change is impacting the Himalayan glaciers. My work is basically on the geocryology. So geocryology क्या है? Geocryology है ये frozen part of Himalaya, frozen soils है। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रोजन सॉइल्स। जैसे अभी हम आकाश को देखते हैं, एटमॉस्फेयर को देखते हैं, तो एटमॉस्फेयर में गैसियस कंपोजिशंस होता है। जैसे हम बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ये वार्मिंग उस गैस की वजह से है। गैस का कंसंट्रेशन जो हमारे में इंक्रीज कर रहा है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने मोर देन 40 टाइम्स इस कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया है। अच्छा। और इसका डबल जितना एटमॉस्फेयर में है, लगभग उसका डबल हमारे इस परमाफ्रोस्ट में फ्रोजन सॉइल में है। अगर वो टेम्परेचर राइज होगा तो वो कंसंट्रेशन और ज़्यादा होगा और इसका एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है क्लाइमेट के ऊपर। हाँ, तो पोस्ट डॉक्टरल जो बेसिकली होता है उसमें हम लोग एडवांस रिसर्च करते हैं, उसको लेके ही है ये। तो मतलब बेसिकली हाउ अभी जो आप रिसर्च कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इससे पहले आपने पीएचडी की थी हिमालयन ग्लेशियर्स के ऊपर, हिमालयन ग्लेशियर्स के ऊपर। मेरी पीएचडी जो थी, बेसिकली मेरी पीएचडी ज्वाइंट रिसर्च वर्क था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, जिसमें हमारा फोकस था लास्ट 10,000 साल 11,000 साल में कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज हुआ है और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से हिमालय पे हुआ है, हिमालयन ग्लेशियर्स को किस तरीके से इम्पैक्ट किया है। अच्छा, इसकी पढ़ाई के ऊपर अपन फिर से आएंगे सर एक बार। हाँ। बाद में, लेकिन पहले जब एक बच्चा होता है, आपने भी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की होगी, फिर ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी लोग वहीं से अपने आप को सरकारी नौकरी या फिर एक लाइवलीहुड मतलब ब्रेड एंड बटर के लिए कहीं ना कहीं जॉब देते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग मास्टर्स में आने के बाद कुछ ना कुछ यूपीएससी वगैरह करने लग जाते हैं। बट अंदर से आपको क्या मोटिवेशन आई कि आपने पीएचडी भी की, पीएचडी के बाद अभी भी आप इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, समथिंग रिलेटेड टू रिसर्च, तो वो कैसे आपको मोटिवेशन कहाँ से आती है एंड कैसे आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं उसको? सो बेसिकली आप पूछ रहे हैं कि हमारे लाइफ में कैटलिस्ट का रोल किसने प्ले किया। तो बेसिकली हर एक के लाइफ में कोई ना कोई कैटलिस्ट होता है। सबके जीवन की एक यात्रा जब प्रारंभ होती है और वो जब यात्रा चेंज होना शुरू होती है, तो उसके बीच में कोई ना कोई एक रोल प्ले करता है। वो या तो उसका फ्रेंड्स हो सकता है, या उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, या उसके टीचर हो सकते हैं, और या नेचर खुद हो सकता है। तो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ, मेरी जर्नी जो है बेसिकली सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में ही हुई।
10th के बाद मैं पटना आ गया, पटना साइंस कॉलेज। दिस इज द पार्ट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। दिस इज वन ऑफ द 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। वहाँ पे आने के बाद इंडिया में कुछ बहुत कम कॉलेज हैं जहाँ पे सिर्फ साइंस की पढ़ाई होती है, और बहुत कम कॉलेज है जहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मुझे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे थे। केमिस्ट्री के अलग प्रोफेसर थे, फिजिक्स के अलग थे, ज्योग्राफी के अलग थे, जियोलॉजी के अलग थे, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे। और वहाँ पे जो फाइन माइंड है, फाइन ब्रेन जो है पूरे इंडिया का या बिहार का, वो सभी वहाँ पे पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लेते थे। तो वो इंटरेक्शंस और टीचर से इंटरेक्शंस ने और पेरेंट्स का सहयोग, क्योंकि उसने कभी कोई इम्पोज कुछ नहीं किया, ये एक कैटलिस्ट की रोल प्ले किया मेरे लिए। और जहाँ हम लोग का हॉस्टल था वो बेसिकली गंगा रिवर के बैंक पे था। तो वी आर जस्ट एवरी डे ऑब्जर्विंग रिवर गंगा। सो दीज ऑल थिंग्स बेसिकली इंस्पायर अस, एंड नाउ दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस पाथ। मम्मी पापा ने नहीं बोला भाई बहुत पढ़ लिया, अभी गवर्नमेंट जॉब कर ली है? मतलब आप भी देखते होंगे, आप नाउ आप पढ़ा भी रहे हैं, एक टाइम पे प्रेशर आ जाता है कि ठीक है अगर आप 12th या कॉलेज लेवल पे हो तो छोटी गवर्नमेंट जॉब कर लो, भाई बहुत पढ़ लिया तो यूपीएससी कर ले, पर कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो। कभी भी किसी ने इस चीज़ को लेकर के प्रेशराइज नहीं किया आपको? हाँ। अब मैं आपका जो ये सवाल है, ये सवाल जेन्युइन सवाल है, ये ऐसा होता है। लेकिन मेरे केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं इंटरमीडिएट कर लिया, उसके बाद जब ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, इंटरमीडिएट मतलब 12th 10+2 करने के बाद जब ग्रेजुएशन में आ गया मैं बीएससी करने के लिए, तो बीएससी करने के ड्यूरेशंस में हमारे बहुत सारे कलीग्स जो थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें बैंकिंग सेक्टर में किन्हीं को जाना है, एसएससी की तैयारी करना है। और उसी टाइम पे हमने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये नहीं करना है, मज़ा नहीं आएगा इसमें। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस फील्ड में मुझे नहीं जाना था, क्योंकि मुझे बीएससी करते करते साइंस से लव होना शुरू हो गया था। और मैंने अपना डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो जर्नी बनाना है, एकेडमिक जर्नी जो तैयार करना है, इस साइंस को लेके, नेचर को समझने में ही अपने जीवन को लगाना है। इसीलिए हमने उस पाथ की ओर नहीं गया। फिर हमने मास्टर्स की ओर आ गया। एमएससी फिर किया हमने। एमएससी में मैंने फिर रिवर गंगा पे काम किया अपना। जो हर एक जब मास्टर्स में बच्चे आते हैं, जो भी कैंडिडेट होते हैं, वो एक डिजर्टेशन करते हैं। हाँ। तो हमने रिवर गंगा को लेके डिजर्टेशन किया कि पूरे गंगा का जो हाइड्रोलॉजी है, रिवर में जो वाटर है, उसका मोशंस अलग अलग सीजन में कैसे हो रहा है, उसको क्लाइमेट किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। ये हमारी एमएससी तक की जाती है, उसके आगे पीएचडी पे अलग आएंगे। मतलब मेरे को इस चीज़ की हंसी आ रही है कि गवर्नमेंट जॉब में भी लोग पढ़ते हैं कि गंगा कहाँ से कहाँ बहती है, लेकिन आपने उसके अंदर झाँक के देखा रियली में सिस्टम कैसे वर्क पड़ता है। वहाँ तो मैंने भी 1-2 महीने तैयारी की थी, तो टीचर थे कि रट्टा मार लो, ये गंगा यहाँ पे यमुना में मिलती है, ये आपस में होता है। पर समथिंग जब रिसर्च में पूछते हैं तो एक्चुअल में सिस्टम कैसे वर्क करता है, आई थिंक वो समझ में आता है ना, कि क्यों यहाँ से गंगा बहती है, रीज़न क्या है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है कहीं ना कहीं एक्साइट करती थी कि इनके ऊपर काम किया जाए। बिल्कुल, वो इसीलिए एक्साइट करती थी। अगर पूरे भारत देश को अगर देखेंगे तो ये एक तरीके से नदियों का देश है, जहाँ नेटवर्क्स ऑफ रिवर्स हैं, और इस नेटवर्क्स ऑफ रिवर्स को मानसून चलाता है। इसीलिए कहीं किसी पार्ट में इंडिया में आप देख रहे हैं ड्रॉट है, किसी पार्ट में देख रहे हैं फ्लड आ रहा है, कहीं पे हीट वेव का इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये एक, और पॉल्यूशंस का इम्पैक्ट, और अभी ये जो एंथ्रोपोसीन एरा है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लोगों का हेल्थ डिटोरिएट हो रहा है, हमारी ही एक्टिविटी की वजह से हमने पूरे एनवायरनमेंट को, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे हाइड्रोस्फेयर का पार्ट हो, सबको कंटामिनेटेड कर दिया है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो अभी हमारी क्वालिटी जो वायु की गुणवत्ता है, दिस इज गुड ड्यूरिंग दिस मानसून सीजन। बट यही अगर 2-3 महीने बाद अगर हम देखेंगे विंटर टाइम में, तो ये बहुत क्वालिटी जो है डिग्रेड हो जा रहा है, AQI वैल्यू जो है डिग्रेड हो जा रहा है। तो सिमिलर तरीके से अगर वहाँ पे रिवर गंगा का ही एग्जांपल लेंगे, तो गंगा की वजह से फ्लड भी आती है, और वही गंगा है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर हमको एक्सेप्ट करने मिल रहा है उस रीजन में। तो उसको कंटामिनेट करना, ये सारी चीज़ों ने हमें इंस्पायर किया, और फिर हमने डिसाइड किया कि उस पर डिजर्टेशन करते हैं। फिर उसके बाद ये जर्नी कंटिन्यूस रही, फिर उसके आगे हम डिस्कस करेंगे पीएचडी की। ठीक है सर, अब एक चीज़ हम लोग नेक्स्ट देखें तो आपको क्या लगता है कि वाई वेरी लेस स्टूडेंट चूज मास्टर्स या उसके बाद पीएचडी के बाद, मतलब हर एक स्टेप पे ना ड्रॉप रेट बढ़ता जाता है बच्चों का। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर एनकरेजमेंट नहीं है हायर स्टडीज़ को लेकर के,
या फिर व्हाट आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से काफ़ी कम बच्चे हायर स्टडीज़ पे जा पाते हैं, और हायर तो मतलब एमएससी के बाद पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरेट, इसको लेकर के आपको क्या लगता है? ये देखिए, जो ड्रॉप रेट है हायर एजुकेशन की ओर नहीं जाना है, इसका एक वेरिएशंस है। पूरे इंडिया में ये सिमिलर पैटर्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर साउथ इंडिया जाएंगे तो उधर आपको हायर एजुकेशन में जाने वाले कैंडिडेट ज़्यादा मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो उधर उसकी तुलना में, तो इस तरीके से एक कंपेरिजन है। कुछ पार्ट में नहीं जा रहे हैं, जैसे पार्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया का कुछ पार्ट है, यूपी बिहार, उधर कम है। फिर वही वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखेंगे तो इधर ज्यादा है। तो ये चेंजिंग पैटर्न है, इसमें मल्टीपल फैक्टर रोल प्ले करता है। इसमें जो रोल प्ले करता है, जैसे भारत एक तरीके से अगर हम कहें तो ये कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है कृषि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे बेस्ड है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बैरियर भी आता है, कहीं ना कहीं उनके टीचर्स का, हमारे एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं ही 10+2 में था तो हमें नहीं पता था कि उसमें आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। जब ग्रेजुएशन में आए तो वो ऑप्शंस हमें खुलने लगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया, कम्युनिकेट किया, प्रोफेसर से कम्युनिकेट किया, साइंटिफिक माइंड से कम्युनिकेट किया। जैसे जैसे हमारा कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज करता गया, साइंस से कम्युनिकेशन बढ़ता गया, फिर हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि व्हाट आर द मोर अपॉर्चुनिटी वी हैव। तो मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगे, तो हमने उसमें से एक अपॉर्चुनिटी को जो डिसाइड किया, वो इस जर्नी को डिसाइड किया। तो ड्रॉप रेट होने के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो इकोनॉमिक, हाँ, एक वी कैन से अवेयरनेस, बिल्कुल अवेयरनेस है। और कई गवर्नमेंट पॉलिसी का फायदा नहीं मिल पा रहा है कहीं जगह, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है भी तो उनको बहुत सारे फेलोशिप्स मिलते हैं इंडिया में, या और साइड इंडिया भी आप ग्रैब कर सकते हो बाहर जाने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस कम है, जिसकी वजह से ये ड्रॉप रेट जो है कम है। बट इसको इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि भारत में ये एक तरीके से युवाओं का देश है। भारत युवाओं का देश इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे यूथ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इस यंग माइंड को अगर हम चैनलाइज कर दें तो ये हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में वी कैन कंट्रीब्यूट बेटर देन अदर। मतलब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि यंग माइंड्स हैं और कर दें तो ऐसा अच्छा हो जाएगा, तो आपको कभी लगा है कि मतलब ये वाली चीज़ ठीक हो जाए तो रिजल्ट अच्छा आएगा? मतलब कौन सी चीज़ को ठीक किया जा सकता है जिससे रिजल्ट आ सकता है? 10 चीज़ होंगी, लेकिन 10 में से एक प्रायोरिटी वाली चीज़ कर दें, ताकि चलो 100 में से 50 बच्चे तो आने चालू हो जाए, बाकी के 50 के लिए 10 और काम करने पड़ सकते हैं। तो वो कौन सी एक चीज़ है जो आपको लगती है? उसमें एक चीज़ जो है आपका प्राइमरी एजुकेशन है। प्राइमरी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी एजुकेशन को ठीक करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो आपका है अवेयरनेस भी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड ऑप्शन हमारा आता है कि जो हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो भी एक कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। कुछ ना कुछ देना पड़ेगा कि लोगों को लगे कि मतलब पेरेंट्स को भी लगे कि भाई लड़का 3 साल लगा रहा है, तो मतलब इंडिया में ट्रुथ बात पे आऊँ और ज्यादा उतर के, तो घर वाले बोलते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब पकड़ ले, पीएचडी करेगा तो शादी नहीं होगी। मतलब अगर नौकरी नहीं मिली तो चाहे तू पीएचडी कर ले, इतना ज्ञान लेके क्या करेगा। बट सिंस इफ यू डोंट हैव एनी गवर्नमेंट जॉब या फिर स्टेबल इनकम, तो रिलेटिव्स को क्या बोलेंगे, शादी नहीं होगी। ये वाला भी बैरियर आई थिंक आता है कहीं ना कहीं जाके, जो भी ज्यादा पढ़ लेते हैं उनके लिए। हाँ, उन्हीं पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। अब जैसे मान लिया जाए कि किसी ने पीएचडी कर लिया, तो अब उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब के अलावा। ओके, तो जैसे भी आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड का जो भी गवर्नमेंट है उसका पर्पस है पूरे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना, पॉलिसी बनाना जिससे उसका सोसाइटी बेहतर हो। चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करे, एकेडमिक्स पे फोकस करे, या एग्रीकल्चर को फोकस करे। तो पीएचडी वालों के पास, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैंने पीएचडी कर लिया, तो हमारे पास गवर्नमेंट के अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमने पीएचडी कर लिया तो हमारे पास जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, वहाँ पे जॉब कर सकता हूँ। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है, मैं कोई भी एनजीओ ओपन कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्लाइमेट चेंज पे काम किया, तो क्लाइमेट से रिलेटेड अभी अगर आप देखेंगे पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो पूरा वर्ल्ड का फोकस है। वी हैव द 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में वन ऑफ देम इज द क्लाइमेट चेंज। ओके, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड हम एनजीओ
ओपन करेंगे और उस एनजीओ को फंड करने के लिए खुद गवर्नमेंट फंड करेगी, कुछ प्रॉब्लम पे काम करेंगे। जैसे पूरा इंडिया में देख लीजिए ड्रॉट आ रहा है, तो हम क्लाइमेट चेंज से उस ड्रॉट को किस तरीके से, ड्रॉट आ गया, डिजास्टर आ गया तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, उस पर हम काम कर सकते हैं। फ्लड आ गया तो क्या हो सकता है, क्या क्या हम कर सकते हैं। साइक्लोन आ गया तो पूरा टीम होगा उसको मॉनिटर करेगा। इस टाइप की वर्क हम कर सकते हैं। और वो फंड यूएन वगैरह भी फंड करता है। हाँ, सारे फंड है, वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट जॉब है एक ऑप्शन, हाँ, दूसरा दूसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गया, हाँ, तीसरा एनजीओ वगैरह, एनजीओ हो गया, ये सारे ऑप्शन है। और फर्दर एक रिसर्च जैसे कुछ फर्दर रिसर्च भी होती होगी जिसमें आप कोई कंपनीज हायर करती होंगी या कुछ इस टाइप का, जैसे डीआरडीओ में रिसर्च चलते ही रहती है ना। हाँ, फर्दर, हाँ बिल्कुल, आपने जो दूसरा जो बोला, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में, लाइक आईआईटीज हैं, आईएससी बेंगलोर है, आईसर है, ये सब हायर एजुकेशन के रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं। इसमें गवर्नमेंट खुद प्रोजेक्ट देती है, उस प्रोजेक्ट के थ्रू आप फिर वहाँ पे एज ए रिसर्चर काम कर सकते हो, एज ए साइंटिस्ट काम कर सकते हो। सबका अलग अलग रोल है। फॉर एग्जांपल के लिए एनसीपीआर है गोवा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है गोवा में, वहाँ पे आप अलग अलग साइंटिस्ट को रिक्रूट करते हैं, वो लोग प्रोजेक्ट साइंटिस्ट को रिक्रूट करते हैं। वहाँ भी हमारे पास ऑप्शंस है, मतलब ऑप्शंस तो बहुत हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। ऑप्शंस तो है एक्चुअल में। आप लोगों को पता नहीं होगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है। लेट्स से कि यूनिवर्सिटी एक प्रोजेक्ट देना चाहती है, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि ये ऑफिस दे दिया है, इसके साथ लेट्स से कि 1 CR का फंड दे दिया कि आप यहाँ पे बैठ के कि दिल्ली के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट की समस्या है उसको सोल्व कीजिए। ये मिल रखा था अभी जहाँ मैं हिमालयन स्टडीज में बैठा था उसके नीचे, तो वो 1 CR का फंड है, उसको आप यूटिलाइज करो, रिसर्च करो, लोगों के पास जाओ, टेस्ट कंडक्ट करवाओ। ये सारी चीजें आई थिंक वो लोग करते थे जितना मैंने ऑब्जर्व किया। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। और एक नेक्स्ट चीज़ कि पढ़ना कितना पड़ता है, मतलब एक बच्चों के मन में होगी जो अभी सोच रहे होंगे, तो उनको लगता होगा कि यार अभी 2 साल में, मतलब हर कोई चाहता है कि पढ़ाई से बहुत जल्दी पीछा छूट जाए। एक्चुअल में छूटता तो नहीं है वो, क्योंकि जब आप ग्रोथ करते रहोगे किसी भी फील्ड में चले जाओ पढ़ना पड़ेगा। बट फिर भी एक PhD को सुन करके एक दिमाग में चीज़ आती है कि यार बहुत पढ़ना पड़ता होगा। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि मज़ा आ जाता है पढ़ने में तो पता ही नहीं चलता कि कितना पढ़ना पड़ता है, या फिर क्या सीन रहता है उसका? बेसिकली अभी तक हम लोगों का जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है पढ़ने को लेके, हम सभी ये समझते हैं कि किताब को पढ़ना ही एक सिर्फ पढ़ाई है ना। जितना किताब पढ़ रहे हैं, 10 घंटा बैठ रहे हैं, ये पढ़ाई है हमारा। ये बेसिकली हमको पहले से एक हमने ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया है खुद से। बेसिकली जो पूरा नेचर जो है ना, हमेशा 24/7 हम पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वो नेचर से सीखते रहते हैं, हम जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे सीखते रहते हैं। हम क्लासरूम में बच्चे से पढ़ाने जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उनको पढ़ा रहे हैं, हम वी आर लर्निंग फ्रॉम हिम आल्सो। तो ये एक 2 वे प्रोसेस है। और नेचर एक बेसिकली एक लेबोरेटरी है, नेचर एक लाइब्रेरी है, ये किताबों का हाउस है। जब ये एक बेसिक हमारा ट्रेनिंग है, जो बुक है बेसिकली एक छोटे छोटे प्रिंसिपल को, नेचर का जो प्रिंसिपल कैसे कैसे काम करता है नेचर, उसका वो एक कंपाइलेशन है, कोडिफाइड वर्जन है। वो हमको पावर देता है, नॉलेज देता है उस रियल वर्ल्ड को देखने के लिए। तो आप उतना ही करो, उसके बाद उस रियल वर्ल्ड को देखना शुरू कर दो कि ये बारिश क्यों होती है, ये फ्लड क्यों आता है, ये क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है, लैंडस्लाइड क्यों होता है। ये आपको बस हमने ट्रेनिंग दिया। जिस तरीके से एक बच्चे को बचपन में उसकी माँ कुछ ट्रेंड करती है कि आग के पास नहीं जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, वो एक बेसिक ट्रेनिंग है। उसके बाद वो खुद ब खुद करने लगता है। तो पढ़ाई भी फिर उसी तरीके की है। अगर साइंस में आपका कुछ इंटरेस्ट है, मान लो आप एटमॉस्फेयर पे काम करना चाहते हो, एयर पोल्यूशन पे काम करना चाहते हो, वाटर पोल्यूशन पे काम करना चाहते हो, रिवर पे काम करना चाहते हो, ग्लेशियर्स पे काम करना चाहते हो, मानसून पे काम करना चाहते हो, तो आपको उससे रिलेटेड आप पढ़ाई करो, मास्टर्स तक करो। मास्टर्स के बाद जो है आपका जो जर्नी स्टार्ट होता है। मास्टर्स के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, उसमें आप साइंटिस्ट बन के वही काम कर सकते हो, PhD करने की जरूरत नहीं है। PhD करने के बाद जो है आपका जो एरिया है वो बहुत ब्रॉडेंड हो जाता है।
मजा आने लग जाता है। हाँ, तो उसके बाद जो है आपको जैसे बहुत आपने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जो बहुत सारी कंपनियां होती है क्या वो भी हायर करती है, तो बहुत सारी जो भी कंपनियां होता है सबके पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे काम करता है। हाँ, और वो प्रोजेक्ट डेवलप करने का काम कौन करेगा? जिसके पास नॉलेज है, हाँ हाँ और वही नॉलेज जो है फिर हायर करना शुरू करता है। तो इनडायरेक्टली ये हो यही बात है कि नॉलेज ही सबको हायर कर रहा है, हाँ, नॉलेज से ही सारी चीजें होती हैं। नॉलेज ही हायर कर रहा है। नहीं तो तो जो पीएचडी एक स्पेशलाइजेशन है बेसिकली। वही यार, पढ़ाई के अंदर काफी बच्चे डरते हैं। देखो यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही, मतलब पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक बार अपने आप को किक दे देते हो तो वो जो पढ़ना पड़ता है ना उसमें मजा आने लग जाता है। और वो बिल्कुल। पढ़ाई ये बर्डन नहीं लगती, यू वांट मोर। हर चीज में आपको वही दिखने लग जाता है कि मतलब मेरे साथ तो कई बार होता है ऐसा हाँ बिल्कुल। कि मेरे को लेट्स से आई एम वर्किंग इन एन स्टार्टअप, तो मेरे को दिखने लग जाता है कि ये बंदा मेरे लिए कैसे काम कर सकता है। वो भी मेरी एक लर्निंग प्रोसेस है, उसके पास जाऊँ, बात Exactly. करूँ, ये बोर्ड लगा हुआ है इसको मैं कैसे यूटिलाइज करूँ, इसको सीखूँ, इसके अंदर क्या हो सकता है। वैसे ही जब आप एक लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, पीएचडी वाले भी वही करते हैं, तो उसके बिल्कुल। बाद हर किसी में लगता होगा कि यार ये वुड कितना कटा होगा अगर आप क्लाइमेट सेव काम Exactly, हाँ। हर एक चीज़ में हाँ। कि इसको कैसे बचाया जाए। हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि आपने हिमालयन एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी वर्क किया है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताना चाहें। जैसे हम सुनते हैं कि हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जल्दी से, बहुत जल्दी से, तो व्हाट यू थिंक कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है कि थोड़े दिनों बाद चलो अभी तो पिघल रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, वैसे स्टेप्स लिए जा चुके हैं, या फिर अभी भी कंसर्न है वहाँ को लेकर के? सो जैसा कि आपने बोला कि हिमालयन ग्लेशियर, यू आर राइट, द साइंटिफिक एविडेंस शोज दैट most of the Himalayan glaciers are retreating now. So retreating means basically melting rate is increasing, the glaciers is going back. So once upon a time there was a time when the glacier exceed, जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया ग्लेशियर्स का। अभी हम सुन रहे हैं कि नाउ द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ग्लेशियर आर रिट्रीटिंग। सो मोस्ट ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग. Some are exceptions like the Karakoram. Karakoram region is advancing, surging. Okay, it's still increasing. Yeah, it's still increasing. There is K2. Yes, Karakoram. Karakoram is there is advancing phenomena happening there. Okay. तो ये क्यों रिट्रीट हो रहा है? इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हम सभी बोलते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू हो गया। इंक्रीजिंग टेम्परेचर से क्या हो रहा है कि ना वार्मिंग हो रहा है। ये वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो रहा है। और ये देखोगे आप तो बहुत सारे जो बिग रिवर्स हैं इंडिया में, उसका मेजर सोर्स जो है ग्लेशियर्स है, वहीं से वो मेल्ट होके रिवर को वाटर मिल रहा है। और फिर अभी मानसून टाइम जैसा है, मानसून सीजन में उसको रेनफॉल से भी मिल रहा है। तो वो रिवर चल रहा है। जिस तरीके से हम लोग के बॉडी में जितना भी नर्व्स हैं, ये ब्लड सब में जाके हमारे बॉडी को कमांड दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम फंक्शन कर रहे हैं। सिमिलर तरीके से ये नेटवर्क जो है रिवर्स का, ये बहुत सारे ग्लेशियर्स पे डिपेंडेंट है, उसकी वजह से वो चल रहे हैं। अगर ये मेल्टिंग होगा तो लैंडस्लाइड बढ़ सकता है, फ्लड आ सकता है उस रीजन में, आ ही रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि वार्मिंग की वजह से It's not the future, it's happening right now. Yes. So like glacial lake outburst phenomena, it is happening. We have seen just in the northeast, तो Sikkim region, ये happen, it's also happen there. आपको क्या लग रहा है, तो ये कंट्रोल होगा या कुछ एक बड़ी त्रासदी होगी तभी लोग कुछ नया एक्शन लेंगे, तभी सुधरेगा? अब देखिए कि एक्शन जो लेने की बात है, क्या सिर्फ इंडिया एक्शन लेगा तो ऐसा हो जाएगा? क्या सिर्फ यूएसए एक्शन लेगा तो क्या हम क्लाइमेट चेंज को कम्बैट कर सकते हैं? तो पूरे वर्ल्ड में कुछ कॉमन कंसेंसस हुआ इसको लेके कि हम एक कॉमन सहमति बनाए कि कैसे इस चीज़ों को कम्बैट किया जा सके। तो हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17 गोल्स में, उसमें गोल्स बनाया गया कि इस पे सारे कंट्री काम करेंगे। तो इसी के तहत हम अभी जो प्रमोट कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि कोई ऐसा गैसेज या अदर पोल्यूटेंट नहीं रिलीज करे जिससे टेम्परेचर राइज हो। ये भी एक हमारा स्टेप है।
सोलर एनर्जी को इंक्रीज करना, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक की तरफ हम EV, स्विच हाँ। कर रहे हैं, मेट्रो को की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो रिलीज नहीं कर रहा है कोई भी गैस इस टाइप का चीज़ है। इसीलिए पूरा वर्ल्ड जो है फोकस कर रहा है, सारा वर्ल्ड मिलके, कि किस तरीके से इस कार्बन, बढ़ते हुए कार्बन जो है CO2 है, उसको किस तरीके से सिक्वेस्टर्ड किया जाए, इस पे काम हो रहा है। मतलब स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं। स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये एक ट्रांस बाउंड्री प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक कोई कंट्री इसको नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, अगर दिल्ली में सारे जो व्हीकल्स हैं उसको हम इलेक्ट्रिक बेस्ड बना देंगे, सारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज कर लेंगे, तो पर भी इसका एयर पोल्यूशन ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके सराउंडिंग में जो स्टेट्स हैं वहाँ से कुछ रिलीज भी हो रहा है। अच्छा। तो एयर इज कैरिंग दैट, ट्रांसपोर्टिंग दैट पोल्यूटेंट एंड रिलीजिंग हियर। लेकिन लेट्स से कि बहुत सारी पॉलिसीज बनती हैं, इम्प्लीमेंट होती नहीं होती हैं, उसी के रिगार्डिंग बात है। तो मेरे को एक छोटी सी पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट निकालती है कि प्लास्टिक की थैली नहीं रखनी, तो बस इतना ही चेंज हुआ है कि अब रेडी वाले ऊपर नहीं रखते, नीचे रख लेते हैं, लेकिन दे आर यूजिंग इट एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग इट कि भैया थैली दे दो। तो वहीं से समझ में आता है कि कितना लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एज एन इंडिविजुअल को लेना पड़ेगा ना, आपको और मेरे को वो। तो मुझे वहीं से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा PhD तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समटाइम आई ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ थिंग, तो वहाँ से लगता है कि अभी भी लोग इतने जागरूक नहीं हुए हैं कि भाई समझ जाए। क्योंकि अब गंगा में फ्लड आई, जब तक यमुना में फ्लड आके दिल्ली में कुछ ज़्यादा नहीं होगा ना, तब तक यहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे। गंगा में आई, इलाहाबाद में मान लो कुछ गलत होता है तो वहाँ के भले ही हो जाए, यहाँ के नहीं होने वाले। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ जहाँ लोगों को भुगतनी पड़ रही है डायरेक्टली, वहाँ के लोग ज़्यादा जल्दी जागरूक हो रहे हैं, और बाकी चल रहा है, चलने दो। ये वाला सिस्टम ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल में मुझे देखने को लगता है। आपने जो बोला उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है हमें इंक्रीज करना होगा हमारे सोसाइटी में। इससे क्या होगा कि वो साइंटिफिक रीजन क्या है उनके पीछे, उनको समझेंगे। अब जैसे प्लास्टिक है, ये माइक्रो प्लास्टिक है, साइंटिफिक एविडेंस बताता है, साइंटिफिक रिजल्ट बताता है कि ये प्लास्टिक जो है, माइक्रो प्लास्टिक हमारे मिल्क में है, वाटर वी आर ड्रिंकिंग डेली वाटर में है, द एयर वी आर इनहेलिंग, उस एयर में माइक्रो प्लास्टिक्स है, और द बिग माइक्रो प्लास्टिक्स आर बेसिकली चॉकिंग द ड्रेनेज, जो कि मानसून सीजन में होता है। पूरा ओशियंस में जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, रिवर्स में है, उसके बॉडी टिश्यू तक वो चला गया है। तो ये, लेकिन ये अवेयरनेस हमारे सोसाइटी में नहीं है, उसको इनहेंस करने की जरूरत है। दूसरा क्या करने की जरूरत है, प्लास्टिक की जगह हमें वी हैव टू प्रोवाइड सम अल्टरनेटिव। कुछ काम तो हो रहा है आजकल। हाँ, लाइक जूट से रिलेटेड चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं, जूट बैग, जूट इसको प्रमोट कर रहे हैं, या बैम्बू से रिलेटेड मटेरियल को प्रमोट कर रहे हैं जो डिग्रेडेबल है। यानी कि वी हैव टू स्विच फ्रॉम नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेज टू द डिग्रेडेबल सब्सटेंसेज को ज़्यादा उपयोग में लाने की ज़रूरत है। और ये साइंटिफिक टेम्परामेंट, अवेयरनेस, ये सबको बढ़ाने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल लेवल पे लाना पड़ेगा भाइयों। मतलब रियली में हम सब ज़्यादा इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करके और बड़ी होती है, तो लगता नहीं है कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, सुबह से लेकर शाम तक मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ यार। एक दूध की थैली लेता हूँ, प्लास्टिक की होती है, डेली लेता हूँ, तो डेली कंट्रीब्यूट करता हूँ। कुछ सॉल्यूशंस निकल करके आएंगे, कुछ हमें अपने बेसिस पे लेने पड़ेंगे, जहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं वहाँ पे करना पड़ेगा। सो डॉक्टर ओम, मेरी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे, कुछ आप बच्चों को बताना चाहें करियर पर्सपेक्टिव से इन PhD एंड डॉक्टरेट एंड हायर स्टडीज़ को लेकर के, तो वो आप बताइए कुछ बच्चों को। ओके, सो बेसिकली जो भी हायर एजुकेशंस में आना चाहते हैं उनके लिए एडवाइस यही है कि आप जिस भी फील्ड में आना चाह रहे हो, कोई केमिस्ट्री से कर रहे हो, कोई फिजिक्स से, कोई ज्योग्राफी से, कोई जियोलॉजी से, कोई इन्वायरमेंटल साइंस से, अलग अलग डिसिप्लिन है। बट नेचर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो नेचर में ये सारा एक साथ रोल प्ले करता है, कोई सेपरेट नहीं है, सब इंटरलिंक्ड है। इसका मतलब आपको नॉलेज बढ़ाना होगा धीरे धीरे, और पूरे प्रोसेस को सीखना होगा कि क्या हो रहा है। तो आप हायर एजुकेशंस में अगर आप आना चाहते हैं तो आप जिस भी फील्ड से आना चाहते हैं, पहले ग्रेजुएशन तक, मास्टर तक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पिक कीजिए, इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट। हाँ, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चूज कीजिए। आप ये मत सोचिए कि इसमें ये जॉब ऑप्शन है, इसमें ये अभी ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन है, क्योंकि उस लेवल तक अभी आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन अपॉर्चुनिटी सब जगह है। केमिस्ट्री के लोग भी अलग सब जगह जा सकते हैं,
फिजिक्स वाले भी अलग जगह जा सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी जा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है, बट आपको डिसाइड करना है कि किस पाथ पे हमें चलना है। अगर आप पाथ को चेंज करते रहोगे इधर उधर तो दिक्कत होगी। तो आपको एक डिजायर होना होगा, डेडिकेशन लाना होगा और कम्युनिकेशन इंक्रीज करना होगा। इनसे साइंटिफिक अवेयरनेस, आपको कांटेक्ट करना होगा प्रोफेसर से, साइंटिस्ट से, आप हेजिटेशन नहीं करोगे। लेकिन फिर वही दिक्कत आती है बच्चों को कि प्लेटफॉर्म कहाँ है जहाँ पे हम कनेक्ट कर पाए। मैं तो यहाँ बैठता हूँ आपके साइड में तो आ गया। अब मैं जब 2 साल पहले तक कॉलेज में था तो मेरे को पता ही नहीं था किससे जाके बात करूँ। हाँ, तो आपके नज़दीक में जहाँ जो स्कूल है, जो कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर से मिलिए, वहाँ के साइंटिस्ट से मिलिए। अच्छा। जो अपॉर्चुनिटी है आपके गांव में, विलेज में, जहाँ भी कोई पढ़े लिखे लोग हैं उनसे सलाह लीजिए और डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। यू कैन राइट द मेल टू द प्रोफेसर, दे विल गिव यू द रिप्लाई। हेल्प करते हैं, लिंक्डइन वगैरह पे आप रीच आउट कर सकते हो। हाँ, लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो आप अपने क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आपको ये सब चीज़ों का एडवाइस ये मिल जाएगा, जानकारी। ठीक है। सो चलिए इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करके डॉक्टर ओम। अगर आपको ये इंटरव्यू हेल्पफुल लगा हो, एंड वी डोंट थिंक कि ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ही वायरल जाने वाला है, बट जिस पर्पज़ के लिए हमने बनाया है कि 1-2 लोगों की लाइफ को ज़रूर इम्पैक्ट करने वाला है, एंड 1-2 के बाद 1-2 कुछ फ्यूचर में होते रहेंगे इम्पैक्ट। सो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो, आप चाहते हैं कि इसी टाइप के कुछ इंटेलेक्चुअल बातें एंड अंदर की बातें करियर से रिलेटेड आप तक आती रहें, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सर फॉर गिविंग टाइम। ओके।